हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक और बार आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जिसमें आपको हम बताएंगे जो भारत देश में कई तरह के स्कैम हो चुके हैं आज तक। उनमें से कुछ ऐसे स्कैम्स आज आपके सामने लेके आए हैं जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम को पूरा तोड़ कर रख दिया था। हाँ दोस्तों, किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम उस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जब इसी बैंकिंग सिस्टम पर कॉर्पोरेट की गंदी नज़र पड़ती है तब इस देश में बड़े बड़े स्कैम होने शुरू हो जाते हैं। एक आम बैंक कर्मी का इन स्कैम से कोई लेना देना तो होता नहीं है। इस तरह से लोन सीधे तौर पर उच्चाधिकारियों के द्वारा सरकारी हस्तक्षेप के जरिए दिया जाता है। लेकिन इन स्कैम का सबसे ज़्यादा असर किसी पर होता है तो वो है उस बैंक का एक आम कर्मचारी। हाँ दोस्तों, उस बैंक का वहीं का एक कर्मचारी। आगे देखते हैं किस तरह से। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं। दरअसल बैंकों को भले ही सरकारी संस्था कहा जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से बैंकों को चलाने के लिए किसी तरह का कोई फंड मिलता नहीं है। बैंक के कर्मचारी खुद अपनी सैलरी कमाते हैं और जब बैंक प्रॉफिट में होता है तो वह अपनी सैलरी और बाकी सारे खर्चे निकालकर सरकार को पैसा भी कमा कर देता है। लेकिन जब यह बैंक बड़े बड़े स्कैम्स का शिकार हो जाता है तब इन आम बैंक कर्मियों के छोटे छोटे भत्ते भी काट दिए जाते हैं। दोस्तों, इसका सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि हर 5 साल में होने वाले कर्मियों का सेटलमेंट 3-3 साल देरी से होता है। अभी भी 2017 से बैंक कर्मियों के सेटलमेंट पेंडिंग पड़े हैं। आज हम आपको अपने ही देश में सबसे बड़े स्कैम से रूबरू कराने वाले हैं दोस्तों, जिनके कारण देश का एक सरकारी बैंक बिक चुका है, 3 बैंक मर्ज हो चुके हैं और बाकियों पर प्राइवेट होने की तलवार लटकी पड़ी है। सरकार भले ही इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करने की तैयारी कर रही है। इससे सरकार को खूब सारा पैसा तो मिलेगा ही, जिसे वह तरह तरह की लोक लुभावन योजनाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के आज कुछ चुनिंदा स्कैम्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो हाल ही में आपने सुना होगा भूषण स्टील्स के बारे में। एक बैंक स्कैम अभी हाल ही में सामने आया था। इसका शिकार भी एक बार फिर से पीएनबी, आप सभी जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक ही हुआ है। यह स्कैम 3800 करोड़ रुपए का है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने इसकी जानकारी देते हुए यह बताया कि बैंक के अधिकारियों ने भूषण पावर एवं स्टील लिमिटेड, जिसे बीपीएसएल कहते हैं, उससे 3800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाया गया है। दोस्तों, बैंक ने इस बारे में आरबीआई को रिपोर्ट दे दी है। पीटीआई के मुताबिक पीएनबी की ओर से यह कहा गया है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने बैंक कर्ज में धोखाधड़ी की और बैंक के समूह से कोष जुटाने को लेकर अपने बही खाते में गड़बड़ी तक। हाँ दोस्तों, बैंक ने शेयर बाजार में दी हुई सूचना में कहा कि बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट जांच और स्वतरू संज्ञान लेकर बीपीएसएल और उसके निवेशकों के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर आरबीआई को 3805 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई है। दोस्तों, अगली बात करते हैं। आपका हमारा बचपन का सबका चहेता रोटोमैक पेन। आप सभी ने दोस्तों कभी ना कभी रोटोमैक के उस पेन से जरूर लिखा होगा जो 5 रुपए से लेके 20 रुपए 25 रुपए तक में आ जाया करता था। हाँ दोस्तों, रोटोमैक के जो प्रमोटर विक्रम कोठारी ने 7 पब्लिक सेक्टर्स के साथ में 3695 करोड़ रुपए का हेरफेर करने का आरोप है उनके ऊपर। दोस्तों, रोटोमैक पेन ने 2008 से 2013 के बीच में 15 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की राशि जो है 7 अलग अलग बैंकों से ली है। इसमें कानपुर के माल रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेशनल ब्रांच भी शामिल है। रोटोमैक ने यह पैसा सप्लायर को चुकाने की जगह पैसे को रोटोमैक में ही और उसकी सहायक कंपनियों में ही घुमा दिया, जबकि यह पैसा उसे पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया था। इसमें बैंक ऑफ इंडिया का 754 करोड़ रुपया भी शामिल था। साथ साथ यूनियन बैंक, आईओबी और बैंक ऑफ बड़ौदा का तो आप सभी जानते हैं। उसके साथ साथ इलाहाबाद बैंक का भी 330 करोड़ रुपया इसमें शामिल था। ओरिएंटल बैंक का करीब 100 करोड़ रुपया अभी भी उसमें फंसा हुआ है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कनिष्क गोल्ड लोन घोटाला। दोस्तों, इस घोटाले में एसबीआई समेत देश के 14 सरकारी बैंकों का कुल 824 करोड़ रुपया फंसा है। इसका मुख्य आरोपी कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक भूपेंद्र कुमार जैन और उसकी पत्नी नीता जैन है। इन पर बैंकों के 824 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने का आरोप है। सीबीआई ने और ईडी ने दोनों मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। हालांकि ये दोनों ही देश छोड़कर भाग चुके हैं। और दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं
बहुत बड़ा स्कैम कहें, बहुत बड़ी धोखाधड़ी कहें, चाहे कुछ भी कहें, भरोसे के साथ खिलवाड़ कहें। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सहारा इंडिया घोटाले के बारे में। दोस्तों यह स्कैम देश में सीधे आम लोगों पर सीधे तौर पर 27,000 करोड़ का चूना लगा चुका था। दोस्तों इसमें सुब्रत रॉय सहारा की अगुवाई वाली 2 कंपनियों पर देश के 2.7 करोड़ आम लोगों से 27,000 करोड़ की ठगी करने का आरोप था। इस मामले में आज भी कोर्ट में केस लंबित है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है। अगली बात करते हैं दोस्तों आरपी इन्फो सिस्टम बैंक घोटाले के बारे में। दोस्तों इस घोटाले में सबसे ज्यादा चूना आईडीबीआई बैंक को लगा है। 515 करोड़ के इस स्कैम में आरपी इन्फो सिस्टम ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 515 करोड़ का लोन प्राप्त किया था, जिसे बाद में वो लौटाने से इनकार कर देते हैं। यह घोटाला कोलकाता से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 1 वर्ष में बैंकों में धोखाधड़ी के करीब 44,000 मामले सामने आए थे। हाँ दोस्तों, आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें कि ऐसा ये पब्लिक रिपोर्ट आती है जिसमें वो करीब 100 करोड़ से ऊपर के लोन वाली कंपनीज की लिस्ट जारी करती है जो कि स्कैम हो चुके हैं, या फिर ऐसी कंपनियां जो नॉन प्रॉफिट एसेट बन गई हैं, यानी कि एनपीए घोषित हो चुकी हैं। उन कंपनियों की एक लिस्ट जारी करती है। तो उनमें 2017 से थोड़ी गिरावट तो आई है, लेकिन सिर्फ उनमें गिरावट आई है जो 100 करोड़ से ऊपर है। 100 करोड़ से छोटे वाले ऐसे बहुत सारे स्कैम आज भी देश में चल रहे हैं। इसी के साथ अगला बात करते हैं दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, विजय माल्या के बारे में। हाँ दोस्तों, किंगफिशर जैसे ब्रांड को ओन करने वाले विजय माल्या, तो विजय माल्या अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने देश छोड़ा है। उन्होंने, और ऐसी भी बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक सिंगल बैंक से लिया हो कर्ज। हाँ दोस्तों, 13 अलग अलग बैंकों से 9,432 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गए। इसमें सबसे ज़्यादा 1,600 करोड़ जो है एसबीआई का था। इसमें विजय माल्या को 800 करोड़ रुपए का कर्ज पीएनबी ने दिया था, उस समय के देश के सरकारी बैंक। लेकिन अब जो प्राइवेट हो चुका है, आईडीबीआई बैंक ने भी विजय माल्या को 650 करोड़ का कर्ज दिया था। बैंक ऑफ इंडिया का 650 करोड़, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का 550 करोड़। दोस्तों अगला बात करते हैं नीरव मोदी की। हाँ दोस्तों, देश में सबसे बड़ा जो स्कैम माना गया है उसके मुख्य सूत्रधार जो है नीरव मोदी है। यह घोटालेबाज भी देश छोड़कर भाग चुका है और देश की एक्टिव मीडिया इनको आए दिन भारत वापस लाती रही है। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं पूछा कि यह लोग कई रातों और अंधेरों में पैदल बॉर्डर करके पार करके तो भागे नहीं है। यह भारतीय पासपोर्ट के साथ बाकायदा भारतीय हवाई अड्डों से भारतीय जहाज़ों के जरिए भागे हैं। एक सरकारी कर्मचारी अगर बिना विभाग की अनुमति के विदेश यात्रा कर ले तो उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन यहाँ कुछ लोग खुले आम निकल जाते हैं जिसे हर कोई अनदेखा कर देता है। दोस्तों इसी स्कैम के एक और आरोपी नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी भी थे, जो भी आज देश छोड़कर भाग चुके हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है ये सारे स्कैम्स को। हाँ दोस्तों, कुछ हमने आज आपको जो स्कैम बताए हैं काफ़ी नए नए ताज़ा तरीन खबरों के साथ में और बहुत नए आंकड़ों के साथ में आपके सामने आए हैं इन स्कैम्स के बारे में। अगर आपको भी कोई स्कैम के बारे में पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अब अगली वीडियो हम किस स्कैम के ऊपर बना सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है हमारे पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहाँ पे एक प्रोडक्ट का लिंक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से बाय कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई एम अ लर्नर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।